Welcome everybody. So this is the lecture for February 2022 PYQs of Statistical Mechanics. Feb 2022 में एग्जाम हुआ था, बट ये जो एग्जाम पेपर था दैट इज शेड्यूल्ड टू बी इन जून 2021, बट ड्यू टू कोविड इट गेट एक्सटेंडेड टू Feb 2022. सो इसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिख देता हूँ मैं. इट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो कर पाओगे. क्या बोल रहा है? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन टू डायमेंशन. किस डायमेंशन में दे रहा है? टू डायमेंशन के अंदर दे रहा है. पूछ रहा है सीपी बाय सीवी का रेशियो क्या होगा. सीपी बाय सीवी का रेशियो क्या होगा. ठीक है, तो हमें पता है एक रिलेशन सीपी माइनस सीवी आर होता है. ठीक है, एक रिलेशन ये हमारे काम आएगा. दूसरा रिलेशन सीवी कैसे निकालते हैं? इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो दिस इज सीवी. सीवी आ जाएगा तो यहाँ से सीपी आ जाएगा. देन वी कैन कैलकुलेट सीपी बाय सीवी. तो मुझे यू लिखना है, दैट इज इंटरनल एनर्जी. इसके लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन लॉ ये क्या बोलता है? एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ केवीटी एनर्जी. सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी? हाफ केवीटी. तो अगर मेरे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मेरे पास कितनी एनर्जी होगी? f बाई टू केवीटी. f बाई टू केवीटी. तो मेरे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? f बाई टू केवीटी. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम वैसे इसमें है नहीं, तो मेरे पास आएगा f बाई टू केवी. सो दिस इज माई सीवी. नाउ मुझे सीवी निकालना है. दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो देखो मेरे पास मोनोटोमिक गैस है. मोनोटोमिक गैस का मतलब एक सिंगल पार्टिकल है टू डायमेंशन में. टू डायमेंशन मींस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो ये कहाँ जा सकता है? एक एक्स एक्सिस में जा सकता है. ठीक है, दूसरा ये कहाँ जा सकता है? वाई एक्सिस में. तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि ये कितना मूव कर सकता है, कहाँ मूव कर सकता है. ठीक है, तो इसके मूव करने के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या वाई में. तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 2. सो यहाँ रखते हैं दिस इज 2 बाई टू के बी. सो वी गेट के बी. तो मेरे पास सी वी कितना आ गया? K. ठीक है, अगर मैं इसको n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए देखूं, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए देखूं तो ये हो जाएगा n के बी, जो कि बन जाएगा r. ठीक है, सी वी मेरा आ गया r. तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r. दैट मींस Cp इज Cv प्लस r. Cv इज r, तो r प्लस r दैट इज 2r. सो मेरे पास Cp आ गया 2r, Cv आ गया r. सो इट विल बी, या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे ये Cv Kv में आया तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Kv बन जाएगा. मतलब तुम देख रहे हो एक पार्टिकल के लिए. अगर n पार्टिकल के लिए देखोगे तो n से मल्टीप्लाई करोगे, n से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा? ठीक है, सो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था. इसमें कहीं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज नहीं होती. दिस रिलेशन ऑल कम्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. तो इजी क्वेश्चन था पार्ट बी में 3.5 मार्क्स का. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं. आई होप ये थर्मोडायनेमिक्स का ना हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हो. हाँ, दिस इज आइडियल ब्लैक बॉडी. फिर से ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चन आ गया. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मत छोड़ना. अभी दिसंबर जो, नहीं इससे पहले कौन सा किया था, नवंबर 2020, तो उसमें भी ब्लैक बॉडी का एक पार्ट सी में क्वेश्चन आया था, एक पार्ट बी में आया था. तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बार बार पूछ रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मेनली. क्या बोल रहा है कि एक स्फेरिकल कैविटी है. ठीक है, वो बिहेव कर रही है एज अ ब्लैक बॉडी. ठीक है, इसका वॉल्यूम में भी टेम्परेचर है 300 केल्विन. ठीक है, इफ इट एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, अगर इसका एक्सपेंशन हो जाए एडियाबेटिकली. कैसा? एडियाबेटिकली. एडियाबेटिकली का क्या मतलब है? dq इज 0. एडियाबेटिकली का मतलब है dq 0. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v. इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v. मुझे टेम्परेचर काउंट करना है, मतलब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कितना होगा. तो ऑप्शन दे रखे हैं 150 केल्विन, 300 केल्विन, 250 केल्विन और 240 केल्विन. ठीक है, तो इनमें से देख लेंगे कौन सा dq 0. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? TdS इज इक्वल टू du प्लस dw, दैट इज du प्लस pdv, du प्लस pdv. तो ये बोल रहा है dq 0 है. dq मींस TdS यानी कि आपका ds क्या है? 0.
ds क्या है, 0 मींस इंट्रोपी इज कांस्टेंट। एक बात इससे हमें ये पता लग रही है, इंट्रोपी क्या है इसकी, कांस्टेंट। अगर ds 0 है तो एक बात इससे ये भी पता लग रही है, du इज इक्वल टू माइनस pdv, ये भी रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा रिलेशन काम करने वाला है इसमें। तो मेरे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अगर एनर्जी, ये डिस्पर्जन रिलेशन होता है, काफी बार ट्रिक बताई है ये डिस्पर्जन रिलेशन, कि अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर ऐसा है, वेयर P क्या है, मोमेंटम। ये ब्लैक बॉडी है, कौन सी गैस है, फोटोन गैस। कैसी गैस है, फोटोन गैस। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, दैट इज Pc। तो P का पावर कितना है, 1, दैट इज S का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 1। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो प्रेशर होता है, क्या होता है, प्रेशर is directly proportional to T power d by s plus 1, T का पावर d by s plus 1। so अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, my dimension, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम मींस इट इज 3 डायमेंशन, तो d का वैल्यू कितना है, 3, d डायमेंशन होता है, s का वैल्यू 1 है, यहाँ से आता है प्लस 1, दैट इज T पावर 4। तो ये जो फोटोन गैस है ये बिहेव करती है यहाँ पे आइडियल गैस की तरह। कैसी बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो मेरे पास एक रिलेशन आता है PV इज इक्वल टू T, दैट इज NRT। ठीक है, NR इज ए कांस्टेंट, क्योंकि मेरे से क्या रिलेशन पूछ रहा है, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, वॉल्यूम ट्वाइस हो गया तो टेम्परेचर पूछा है, यानी कि V और T के बीच में कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास P और T के बीच में है, तो P और T के बीच में रिलेशन है और V और T के बीच में निकालना है, तो मुझे आइडियल गैस का रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज PV इज इक्वल टू T। तो P किसके प्रोपोर्शनल, T के पावर 4 के, दिस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू T। तो मेरा वॉल्यूम यहाँ कुछ कांस्टेंट, NR कांस्टेंट ही है, तो T अगर एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा पावर 3, दैट इज VT क्यूब इज कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं ध्यान रखता तो इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा, दैट reaction is directly proportional to this and volume is directly proportional to, यहाँ से तुम्हें वॉल्यूम क्या दिख रहा है, proportional to T का पावर -3, यानी कि T का पावर माइनस D by S। डायमेंशन कितना है, 3, S कितना है, 1, दैट इज -3। तो ये तुम दो रिलेशन याद रख सकते हो एज अ ट्रिक, जो कि बहुत काम आने वाली है, ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, VT क्यूब इज कांस्टेंट, VT क्यूब इज कांस्टेंट, तो मुझे क्या करना है, इनिशियल V1 T1 का क्यूब, फाइनल V2 T2 का क्यूब। तो V1 कितना है, V, T1 कितना है 300 का क्यूब, V2 कितना है 2V, T2 मुझे निकालना है विच इज T क्यूब। ठीक है, तो V से V कैंसल, दिस T इज 300 का क्यूब बाय 2, यहाँ क्यूब है, अब क्यूब रूट लेना पड़ेगा अगर टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ क्यूब रूट लोगे तो 300 बचेगा, नीचे क्या है पावर 1, पावर कितनी हो जाएगी 1 का पावर 3। इसको सोल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, 2 का पावर 1/3 तो यहाँ याद हो सकता है किसी को ना, आपको गिवन है तो क्या करोगे, ऑनलाइन कैलकुलेटर, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, तो बस 2 का पावर आप 0.33 डालोगे, कुछ वैल्यू आएगा, 300 से उसको डिवाइड करोगे तो टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या ऑप्शन बन रहा है, 240 केल्विन। ये बता रहा है कि इसको जब आप सोल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 240 केल्विन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा 240। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम ट्वाइस हुआ, तो टेम्परेचर विल गेट रिड्यूस टू 240 केल्विन। सो दिस इज द ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ब्लैक बॉडी के अंदर काफी यूज होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं पार्ट बी में और भी क्वेश्चंस आए थे, इसमें एक दो क्वेश्चंस और आए थे, बट वो क्वेश्चंस अभी तक मैं सोल्व नहीं कर पाया हूँ कि कैसे होंगे, उसकी क्या कंसेप्ट है। तो एक बार डायरेक्ट पार्ट सी पे चलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को वो क्वेश्चंस समझ आए हैं या फिर कि कैसे कंसेप्ट है, उसमें क्या न्यू कंसेप्ट है, अगर कहीं से किसी को पता लगता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ठीक है, अब पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, कैनोनिकल एंसेंबल और आपके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी पे ये क्वेश्चंस, तो ये इजी टॉपिक्स हैं। पार्ट सी पे आ जाते हैं। पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है जिनकी एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है n टाइम्स E0
जहां n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी 1 से, 1 2 3, ये सिस्टम है, ऐसी एनर्जीज है। और ये सारी एनर्जीज कैसी है? नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट का मतलब मैंने काफी बार बता दिया है, दैट इज जी का वैल्यू कितना है? 1, यानी कि हर लेवल एक बार आ रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो n1 पुट करोगे तो E0, फिर 2E0, फिर 3E0, और ऐसा चलता चला जाएगा। सबकी डिजेनरेसी कितनी होगी? तो पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हो, डिस्क्रीट सिस्टम है तो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा समेशन जी आई ई का पावर माइनस बीटा ई आई। तो सबके लिए एनर्जीज पता है, उनकी डिजेनरेसीज पता है, तो मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर टी। एट टेम्परेचर टी फ्री एनर्जी क्या होगी? फ्री एनर्जी निकालनी है मुझे इन टर्म्स ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी, यानी कि मुझसे सब कुछ कैलकुलेट करवाना चाहता है ये। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो काफी कैलकुलेशंस तो होगी। तो आपको जेड निकालना पड़ेगा। जेड निकालने के बाद एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दैट इज माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, ये निकालनी पड़ेगी। फिर बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी निकालनी है, फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस के बी टी एल एन जेड। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन करना है। तो सबसे पहला काम है मेरा जेड निकालना, पार्टीशन फंक्शन। तो लिख देते हैं जेड इज, डिजेनरेसी सबकी 1 है, ई रेस टू पावर पहले की एनर्जी E0 बीटा E0 प्लस 1 माइनस 2 बीटा E0 प्लस माइनस 3 बीटा E0, और ये चलता चला जाएगा। तो कॉमन कितना आ रहा है? ई का पावर माइनस बीटा E0 1 प्लस यहाँ बचेगा ई का पावर माइनस बीटा E0 प्लस ई का पावर माइनस 2 बीटा E0, और ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी में। तो ये फिर से सम का फॉर्मूला बन रहा है, ये एक जीपी बन रही है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपकी 1 और आर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है ई का पावर माइनस बीटा E0। तो इसका सम करोगे, दिस सम विल बिकम a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। तो a का वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस आर का वैल्यू है ई का पावर माइनस बीटा E0। तो मेरे पास ये आपका रिलेशन आ गया, दिस इज ई का पावर माइनस बीटा E0 बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा E0। इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख सकते हो। अगर ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ई का पावर बीटा E0 माइनस ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 1। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया, जो कि है 1 बाय ई का पावर बीटा E0 माइनस 1। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी बाद में निकालूंगा, पहले निकालता हूँ ये, दैट इज माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। ठीक है, उसके बाद फ्री एनर्जी निकाल के दोनों को रिलेट करेंगे। तो एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं? माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ दिस क्वांटिटी एल एन जेड। ठीक है, तो एल एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय जेड, तो 1 बाय जेड, जेड कितना है? 1 बाय ई का पावर बीटा E0 माइनस 1। ठीक है, ये आपका जेड। फिर आपको जेड का करना है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड रखो, 1 बाय ई का पावर बीटा E0 माइनस 1 ऊपर जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन ए बाय बी, ये है ए, ये है बी, तो एल एन ए बाय बी इज एल एन ए माइनस एल एन बी, मतलब एल एन 1 माइनस एल एन दिस थिंग ई का पावर बीटा E0 माइनस 1। तो एल एन 1 तो जीरो होता है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, दैट इज डेल बाय डेल बीटा ऑफ दिस क्वांटिटी एल एन ई का पावर बीटा E0 माइनस 1। तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेट करना। दिस विल बिकम एल एन का डिफरेंशिएशन 1 बाय 0 माइनस 1, और ये मेरा आएगा एवरेज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसको इसने ई सिंबल दिया है, कौन सा सिंबल दिया है? ई। ठीक है, तो यू को ही इसने ये लिखा है, तो 1 बाय का पावर दिस। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन बीटा के साथ, ई का पावर बीटा E0 एज इट इज। फिर एंगल का करेंगे बीटा के साथ करेंगे, तो मेरे पास बचेगा E0 माइनस 1, दैट इज 0, कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, E0 ई का पावर माइनस बीटा E0 बाय दिस क्वांटिटी। अब एक्चुअल में मुझे फाइंड आउट करना है दिस फ्री एनर्जी, जिसने सिंबल लिया है एफ। क्वेश्चन के अंदर फ्री एनर्जी का सिंबल दे रखा है एफ, तो मुझे एफ सिंबल से, दैट इज फ्री एनर्जी माइनस केवीटी एल एन जेड, को एक्सप्रेस करना है इस ई की टर्म्स में। तो मैं पहले एफ लिखता हूँ,
फिर देखता हूँ कि क्या मेरा सिस्टम बनेगा। सो एफ इज माइनस के बी टी एल एन जेड, तो जेड ये रहा, एल एन 1/दिस थिंग, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी सोल्व करके मैंने लिखा माइनस के बी टी, ये बनेगा एल एन 1 माइनस एल एन दिस थिंग, एल एन 1 इज 0, एल एन 1 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम के बी टी एंड एल एन ई का पावर बीटा ई 0 -1, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसको कैसे कर सकता हूँ इक्वेट। जो मेरे रिलेशंस हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं फ्री एनर्जी के, E0 पे डिपेंड कर रहे हैं और E/E0 पे डिपेंड कर रहे हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, मैं एक बार आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूँ कि ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन है E0 प्लस KBT ln E/E0, E0 प्लस KBT ln E0/E, ठीक है। फिर एक बार इनके बीच में माइनस साइन है, तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मेरे को कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है। और ये है मेरा E, ये है मेरा E। तो देख लेते हैं कुछ क्या बनाना है। तो KBT तो चाहिए मुझे, तो KBT तो मेरे पास है, ln E0/E, मतलब मुझे इस E को लेके आना है, यानी कि ये लेके आना है, तो इसको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सो इसका वैल्यू रख देते हैं, E का पावर, देखो ये यहाँ भी है वहां भी है, तो वो वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू E का पावर बीटा E0 -1 का वैल्यू है दिस E0/E, E का पावर माइनस बीटा E, ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब मैंने इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो ये इधर गया और ये नीचे आ गया, तो E/E0/E, E का पावर माइनस बीटा E0, तो ये वैल्यू एक बार मैं उधर रख देता हूँ, दैट इज दिस KBT ln, इसका वैल्यू कितना है E0/E और E का पावर माइनस बीटा E0, ठीक है। ये माइनस साइन तो नहीं था ना इधर, यहाँ पे जब सोल्व किया था तो यहाँ पे प्लस साइन था, पावर प्लस थी, तो ये प्लस ही आएगा, दिस विल बी प्लस, क्योंकि नीचे देखो क्या है, E का पावर बीटा E0 -1, इसका ही डेरिवेटिव तो मैंने ऊपर लिखा था, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, E का पावर बीटा E0 का डेरिवेटिव E का पावर बीटा E0, फिर एंगल का करेंगे बीटा E0 विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो मेरे पास आएगा E0, ये प्लस का ही है पावर, यहाँ गलती हुई है, ये पावर है प्लस का। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। सो देखो ये E0/E कहीं पे ऐसा फैक्टर आएगा, ये रहा E0/E, इसको A ले लो, इसको B ले लो, ln AB, so it will become ln A plus ln B, this is KBT ln A कितना है E0/E प्लस ln B कितना है, ये रहा E का पावर बीटा E0, ln से E कैंसल, this will become KBT बीटा E0, बीटा कितना होता है KBT 1/KBT, और ये बनेगा ln E0/E, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो KBT से KBT कैंसल, दैट विल बिकम E0, KBT से KBT कैंसल, इट विल बिकम E0 प्लस KBT अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, KBT ln E0/E, सो ये मेरा ऑप्शन बन रहा है E0 प्लस KBT ln E0/E, ये दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, फ्री एनर्जी निकालना था, इंटरनल एनर्जी निकालना था इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, पहले पार्टीशन फंक्शन निकाला और फिर दोनों को रिलेट किया, तो ये 5 मार्क्स के अंदर था, इजी था, बट कैलकुलेशन थी इसके अंदर काफी, बाकी कुछ नहीं था। कैलकुलेशन तो हो गई, देखो 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। ये तो कम है, वरना आइजिंग स्पिन के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइजिंग स्पिन में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बननी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक ये क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं ना, तो आपको बुक लेनी पड़ेगी, ये वाई के लिए, इसकी PDF अवेलेबल है, चेक कर लेना इंटरनेट पे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक आती है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ n मोनोमर्स, मेरे पास n मोनोमर्स है, उससे एक पॉलीमर बन रहा है, उससे एक पॉलीमर बन रहा है, which is at a equilibrium temperature T, each monomer could be of length a to a, अब इसकी लेंथ या तो a हो सकती है या 2a हो सकती है, मतलब ये जो पॉलीमर बन रहा है मोनोमर्स से, तो कुछ मोनोमर्स हैं जिनकी लेंथ a है, कुछ मोनोमर्स हैं जिनकी लेंथ 2a है,
एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स जीरो एनर्जी, यानी कि किसकी, यानी कि ये जो ए लेंथ वाले मोनोमर्स है इनकी एनर्जी है जीरो, इनकी एनर्जी है जीरो और इनकी एनर्जी है ई, इनकी एनर्जी दे रखी है आपको ई। एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ किसकी, पॉलीमर की, एवरेज लेंथ ऑफ पॉलीमर एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर ई बाई के बी, मतलब इस टेम्परेचर पे ई बाई के बी, यानी कि लास्ट में मुझे क्या करना है, टेम्परेचर की जगह ई बाई के बी रखना है बस। टेम्परेचर में निकालूंगा, मुझे एवरेज लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, इस पॉलीमर की एवरेज लेंथ। मान लेते हैं इस पॉलीमर की एवरेज लेंथ ये होगी। तुम्हें पता है ऐसे कोई भी रिलेशन बन जाए, कोई भी क्वांटिटी हो यू आई, इसका रिलेशन रहता है प्रोबेबिलिटी और यू आई, मतलब जो वो नंबर, जो वो क्वांटिटी है, जो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है और सम, ऐसे कितनी भी क्वांटिटीज हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ कितनी क्वांटिटी है, एक ए, एक टू ए, मुझे निकालनी है लेंथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीशन पी आई और उनकी एल आई, आई गोज फ्रॉम वन टू टी, वन टू टू, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो मोनोमर्स हैं, एक ए के हो सकते हैं, दूसरे टू ए के हो सकते हैं। तो एक की लेंथ कितनी है, जो ए लेंथ का है उसकी, अच्छा जो ए है उसकी लेंथ ए बन रही है, प्रोबेबिलिटी मान लेता हूँ उसकी मैं पी ए, मतलब एक मोनोमर उसकी लेंथ ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए से सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। फिर दूसरे टाइप का मोनोमर कैसा हो सकता है, जिसकी लेंथ कितनी है टू ए, तो मैं एल की जगह क्या रखूंगा टू ए और उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टू ए। ठीक है, ये है एवरेज लेंथ निकालने का तरीका। कोई भी एवरेज क्वांटिटी हो तुम उसको ऐसे लिखोगे, यू आई अगर एवरेज निकाल रहे हो, समीशन पी आई यू आई, यानी कि वो लेंथ उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लेंथ ए उसकी प्रोबेबिलिटी, लेंथ टू ए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कहां से निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकलेगी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर माइनस बीटा ई, यानी कि अगर पी आई ith लेवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ith लेवल की एनर्जी, उसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस पार्टीशन फंक्शन। तो अगर आपको पी आई निकालना है तो इट विल बिकम, प्रोपोर्शनलिटी साइन बताते हैं तो हमारे पास डीजेनरेसी आती है, डिवाइडेड बाय जेड, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है। तो मेरे को इसके लिए जेड लिखना पड़ेगा और जी आई दे नहीं रखा, इसका मतलब हमें कितना लेना है वन, तो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये कितनी होगी, डीजेनरेसी देखो कितनी है वन, ई का पावर माइनस बीटा, ए वाले जो मोनोमर है उनकी एनर्जी कितनी दे रखी है जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय जेड, तो जेड तो मुझे निकालना पड़ेगा, जेड मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो एक मोनोमर है जिनकी एनर्जी जीरो है, तो वन डीजेनरेसी और उनका एनर्जी जीरो। कुछ मोनोमर है जिनकी एनर्जी है ई, कुछ मोनोमर है जिनकी एनर्जी कितनी है ई, तो मेरे पास ई रेज टू द पावर जीरो वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, ये मेरे पास जेड बन रहा है। जेड मेरे पास कितना है वन प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, प्लस ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई इसके लिए। फिर टू ए जो लेंथ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी डीजेनरेसी भी वन, ई रेज टू द पावर माइनस बीटा, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है ई, डिवाइडेड बाय जेड जो कि सेम है दोनों के लिए, वन प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद मुझे लास्ट में क्या करना है, ई की जगह सब्स्टिट्यूट करना है केवीटी, या टी की जगह जो भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज द वे। अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो वाईकेएल में मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसी वैरायटी के। किसी में आपको लेंथ निकालने को बोलेगा, देखो पार्टीशन फंक्शन अगर आपको लिखना आ गया तो इसके बाद एवरेज लेंथ पूछे या एवरेज इंटरनल एनर्जी पूछे, स्पेसिफिक हीट पूछे, फ्री एनर्जी पूछे, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्टीशन फंक्शन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको लिखना आना चाहिए और ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो वो मिलेगी वाईकेएल में। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। दैट इज एवरेज लेंथ फॉर मी इज, एलसीएम इज वन प्लस बीटा ई, ऊपर बचेगा एनीथिंग टू द पावर जीरो वन ए प्लस दिस इज टू ए ई का पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, तो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेता हूँ मैं। सो दिस इज द थिंग। अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय ए बी। दैट इज, अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन बाय दिस केवीटी, अगर मैं टी को नीचे ले आता हूँ तो दिस विल बिकम वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय केवीटी,
1 बाई केवीटी कितना होता है बीटा, यानी कि बीटा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बीटा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 1, सो माय एवरेज लेंथ इज a 1 plus 2 e का पावर बीटा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, दैट इज -1, सो यहाँ 1 प्लस e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन की वैल्यू है 1, सो ये बन रहा है a 1 plus 2 by e 1 plus 1 by e, दैट इज, क्योंकि आंसर e माइनस में ना देके e में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन का जो वे है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो e माइनस का ना देके e का दे रखा है, तो मैंने e माइनस को 1 बाई लिख दिया। e एलसीएम आएगा, सो दिस विल बिकम e प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी e एलसीएम आएगा, इट विल बिकम e प्लस 1, तो e से e कैंसिल, तो मेरा आंसर आ रहा है e प्लस 2 डिवाइडेड बाय e प्लस 1। तो मुझसे पूछा था कि इस फैक्टर को छोड़ दो, जो भी यहाँ फैक्टर आएगा तो क्या रिलेशन बनेगा, तो ये बन रहा है e प्लस 2 डिवाइडेड बाय e प्लस 1 विच इज करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज e प्लस 2 डिवाइडेड बाय e प्लस 1, वेयर e का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसी में ही ऑप्शन दे रखा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के लिए आपको रेफर करना चाहिए वाईके से, जो कि बहुत बढ़िया किताब है आपके लिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वांटम मैकेनिक्स की भी मिल जाएगी, ये बुक क्वांटम मैकेनिक्स की भी अवेलेबल है, अगर वहां से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये भी आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन इज, आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं एन, और कुछ बॉल्स दे रखी हैं, कुछ बॉल्स दे रखी हैं, आपको इन बॉल्स को इन बॉक्सेस के अंदर डालना है, ठीक है। एन ए नंबर ऑफ बॉल्स, ये है नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपको इन नंबर ऑफ बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है, और आपको दिया हुआ है ये जो एन ए है मच मच ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉल एन ए विच इज मच मच ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन क्यों दी हुई है बाद में बताऊंगा कि इसका क्या यूज आएगा, लेकिन सबसे पहले ये देख लो, नंबर ऑफ बॉल्स को हमें डालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस में जो कि आपको दे रखे हैं, और मुझे क्या निकालना है, इंट्रोपी, क्या निकालनी है, इंट्रोपी। तो मुझे पता है इंट्रोपी इज के पी एल एन ओमेगा, यहाँ पे कौन सा इंसेंबल लग रहा है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, जहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ये ओमेगा, ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम अपने सिस्टम को कितने वेज में कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ कंबाइनिंग द सिस्टम, नंबर ऑफ वेज ऑफ कंबाइनिंग द सिस्टम, कंबाइनिंग द सिस्टम, कि हम सिस्टम को कितने वेज में कंबाइन कर सकते हैं, दिस विल बिकम माय माइक्रोस्टेट, एंड यहाँ से मेरा एंट्रोपी आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टास्क है ये ओमेगा निकालना, तो ओमेगा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इन नंबर ऑफ बॉल्स को इन बॉक्सेस में अरेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बॉक्सेस विद दिस नंबर ऑफ बॉल्स, कि मुझे नंबर ऑफ बॉल्स को अरेंज करना है, तो ये बॉक्सेस कॉम्बिनेशन दिस बॉल्स, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, एन ए फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन ए कैपिटल माइनस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरा ओमेगा बन गया, अगर मेरा ओमेगा आ गया तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंट्रोपी, दैट इज के बी एल एन ओमेगा। तो एल एन ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन ए फैक्टोरियल बाय दिस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल, एन ए माइनस स्मॉल एन ए फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, मैथ्स है बस, और कुछ नहीं है। अब इस मैथ्स में हमें हेल्प कौन करेगा, ये जहां पे लिखा हुआ है दिस कैपिटल एन इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एन व्हिच इज मच मच ग्रेटर देन 1, ऐसी कंडीशन जब आती है, दैट इज आपकी नंबर ऑफ बॉल्स बहुत ज्यादा हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, तो हम यूज करते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। अगर आपको ध्यान होगा, लगा हुआ कि ये कुछ ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, बट ये इसमें काम आएगी, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, विच इज, आप इसको इक्वेट करते हो एल एन एन फैक्टोरियल को, इसको अप्रोक्सीमेट करते हो, मतलब अगर एन आपका वेरी वेरी लार्ज है, दिस एन इज वेरी वेरी लार्ज, तो उसका
फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका लोग जब लेते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेशन बनता है n ln n माइनस n। तो ये अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको ध्यान करो कि दिस इज n ln n माइनस n। तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज होता है, दैट इज ln n फैक्टोरियल, n इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये बन जाता है n ln n माइनस n, क्योंकि जो आंसर है उसमें फैक्टोरियल्स नहीं गिवन, आपको नॉर्मल ये नंबर्स गिवन है na इनके लोग कुछ क्वांटिटी ऐसे, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन। तो ये अप्रोक्सीमेशन देखो क्या बन रहा है, तो दिस बिकम्स, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, बस यही टास्क है हमारा, कैलकुलेशन करनी है इसमें, अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ, s इज के बी a बाई बी दैट इज ln n a फैक्टोरियल माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो माइनस हो जाएंगे, ln n a फैक्टोरियल माइनस ln n माइनस n a फैक्टोरियल। तो ये तीनों जगह अप्रोक्सीमेशन लगा दो, ए बी एन ए का फैक्टोरियल है तो सारी जगह एन आ जाएगा, तो एन ए ln n a माइनस n माइनस माइनस साइन है पहले से, एन ए फैक्टोरियल स्मॉल, तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस n माइनस एन ए, n माइनस एन ए, फिर इसका लोग n माइनस एन ए, और ये प्लस हो जाएगा n माइनस एन ए। तो मेरा n कैंसिल हो रहा है और ये स्मॉल n कैंसिल हो रहा है, तो जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती जा रही है उन्हें एक साथ रख दो। अब देख लेते हैं कि आंसर कैसा दिया हुआ है। बस इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है कि केबी के टर्म्स में आपका आंसर पूछा हुआ है, केबी के टर्म्स में, तो केबी को डिवाइड कर दोगे, सो दिस इज Na ln Na माइनस दिस Na ln Na माइनस n माइनस Na log n माइनस Na, यही आपका आंसर दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दो ऑप्शंस में आ रहा है, बी और सी। आगे चलते हैं, तो बी और सी में से आपका सही बैठ रहा है बी ऑप्शन, क्योंकि सी में आपको दे रखा है माइनस, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट बैठ रहा है। बस एक इतना सा ओमेगा लिखना था और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना था, आपका ये क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही, बट दैट इज ऑफ बोस-आइंस्टाइन एंड कंडेंसेशन, जो कि टॉपिक थोड़ा लाइक कह सकते हैं एम्बिगुअस टॉपिक है, उसके अंदर जो आपका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है दैट इज नॉट वेरी गुड, और जो क्वेश्चन देते हैं उसका लेवल अलग होता है और जो थ्योरी है उसका लेवल अलग है। तो एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का क्या इनके लिए कंसेप्ट है और कैसे ये उन पे क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फैब 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन्होंने उसको अपन ने डील किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करिए कि आपको ये PYQ सीरीज जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की चल रही है कैसी चल रही है, और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की PYQ सीरीज चाहिए। So thank you very much and keep watching.